जो पागलपन की हद से न गुजरे वो प्यार ही क्या, क्योंकि होश में तो रिश्ते निभाए जाते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिर आई हसीन दिलरुबा, जो कि काफी ट्विस्ट से भरी मूवी है और आपको ये देखकर भी काफी मजा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि रानी भरी बारिश में दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि उसका पति उसे मार डालेगा, तो वो उसे बचा ले और उसे अरेस्ट करके यहीं रखे। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक न्यूज में दिखाया जाता है कि आगरा में यमुना नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हम एक अभिमन्यु नाम के आदमी को देख पाते हैं, जो कि एक कंपाउंडर है और यहाँ पर वो एक अपने मरीज का इलाज करने के लिए आया था। तभी उसे मालूम चलता है कि दरअसल रानी भी यहीं रहती है। उसके बाद थोड़ी देर में रानी भी यहाँ पर आती है और अभिमन्यु उसे बड़े प्यार से देखता है। दरअसल अभिमन्यु रानी को पसंद करने लगता है और रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर में बिजी रहती है। सीधा साधा दिखने वाला अभिमन्यु अक्सर किसी बहाने से यहाँ आया करता है। तो अब रानी जो है वो अपने ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है, लेकिन वह अपना फेस डमी भूल जाती है, जिसको देने के लिए अभिमन्यु उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है और लास्ट में वह उसके ब्यूटी पार्लर तक पहुंच जाता है। पर वहाँ पे उसकी हालत टाइट हो चुकी थी। तो यहाँ पर रानी उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि वह उसे थोड़ी देर बाद बात करेगी, क्योंकि उसे पार्लर में कुछ अर्जेंट काम है। तो अब रानी जो है वो अपने पार्लर में बिजी हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं जाता, वो वहीं बैठा रहता है। बहुत बारिश भी होने लगती है, फिर भी वो वहाँ से नहीं जाता, उसका इंतजार करते रहता है। रानी जब उसे बाहर बैठा हुआ देखती है तो वह तुरंत अभिमन्यु के पास जाती है, जिससे कि हम समझ पाते हैं कि अभिमन्यु रानी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है। और अभिमन्यु रानी से फ्राइडे को मूवी देखने के लिए चलने को कहता है और रानी जिस पे हाँ कह देती है। और तभी एंट्री होती है हमारे ऋषु भैया की, जो कि यहीं से निकल रहे थे और उन्होंने तो अपने प्यार के लिए अपना हाथ भी कटवा लिया था। तो अब मालूम चलता है कि ऋषु ने पुलिस में अपने आप को मरा साबित करके रानी के साथ लुका छुपी की जिंदगी जी रहा होता है आगरा में। ऋषु और रानी हमेशा के लिए एक होने के लिए यहाँ पर अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। इनका प्लान है कि ये हमेशा के लिए यहाँ से थाईलैंड भाग जाएं और एक साथ रह सकें। इसलिए ऋषु जो है वो गुड्डू नाम के एक ट्रेवल एजेंट के पास जाता है और गुड्डू ऋषु से कहता है कि वो लोग 2 महीने बाद थाईलैंड पहुँच जाएंगे। और वहीं जहाँ ऋषु रहता है वहाँ पर उसकी मकान मालकिन पूनम है, वह उससे प्यार करती है और किसी तरह से ऋषु के साथ फिजिकली होना चाहती है। इसलिए ऋषु जो है वो हमेशा पूनम से दूर रहने की कोशिश करता रहता है। जिसके अगले दिन ऋषु जो है वो रानी से मिलता है और वह रानी से सब कुछ बताता है कि वो लोग 2 महीने बाद थाईलैंड पहुंच जाएंगे। तो वहीं रानी ऋषु से सब कुछ अभिमन्यु के बारे में बताती है कि अभिमन्यु जो है वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और उसके बाद ही हम अभिमन्यु को देख पाते हैं। दरअसल आज फ्राइडे का दिन था और अभिमन्यु रानी के साथ पिक्चर देखने जाने वाला था। वो थिएटर पहुंच जाता है और वहाँ की सारी टिकटें खरीद लेता है, जिसके बाद वो वहीं खड़े होकर रानी का इंतजार करने लगता है। लेकिन वहाँ रानी नहीं आती, क्योंकि रानी ऋषु के साथ होती है। तो अभिमन्यु को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था और रानी वहाँ पर नहीं पहुँचती है। तो अभिमन्यु सीधे रानी के ही घर पहुँच जाता है। रानी यहाँ पर अभिमन्यु से माफी मांगती है, जिस पर अभिमन्यु कहता है कि माफी मत मांगो, बल्कि अगले फ्राइडे फिर से मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए चलो। यहाँ पर भी रानी हाँ कह देती है। जिसके बाद एक मार्केट में रानी और ऋषु मिलते हैं और वहाँ पर रानी ऋषु को सब कुछ बता देती है कि आज ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद एक चोर आता है और रानी का पर्स लेकर भागने लगता है, जिसके लिए ऋषु भी उस चोर का पीछा करता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे पुलिस की गाड़ी दिखाई दे जाती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस भी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर किशोर होते हैं। वो लोग उस चोर को पकड़ने लगते हैं और बाद में रानी के घर का एड्रेस पता करके रानी के घर जाते हैं। दरअसल वो लोग उस चोर से रानी का बैग लेकर उन्हें वापस करने के लिए आए होते हैं। लेकिन अब उन्हें शक है कि जो ऋषु है वो जिंदा है, मरा नहीं है और ये दोनों आगरा भागकर आए हैं। जिसके बाद रानी जो है वो थिएटर में फिल्म देखने जाती है, जहाँ पर हम ऋषु को भी देख पाते हैं और साथ ही इंस्पेक्टर किशोर को भी। और कहीं न कहीं ऋषु ने इंस्पेक्टर किशोर को देख लिया था, इसीलिए वो यहाँ से
से भाग निकलता है। उसे मालूम चल चुका था कि पुलिस वाले जो हैं वो रानी का पीछा कर रहे हैं और उस पर भी नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए वो अपने फोन से सिम निकालकर तोड़ देता है। रानी जब रिशु से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर बाद में रिशु ही रानी से कांटेक्ट करता है। वो उसे बताता है कि पुलिस वाले जो हैं वो हर जगह उसके पीछे पड़े हुए हैं और चारों तरफ उसे पकड़ने के लिए फैले हुए हैं, क्योंकि उन्हें हम पर शक हो गया है और हो सकता है पुलिस वाले तुम्हें अगले दिन स्टेशन बुलाए। और जैसा कि रिशु ने कहा था, पुलिस वाले रानी को अगले दिन स्टेशन बुला लेते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर किशोर ही रानी से पूछताछ कर रहा था। और वो रानी से पूछता है कि हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री निकलवाई है, जहां पर तुम एक लड़के से काफी लंबे समय में बात करती हो, आखिर ये लड़का है कौन? तो रानी बताती है कि वो उसका दोस्त है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक और पुलिस वाले की, उसका नाम है मृत्युंजय। वो रानी को बताते हैं कि उसका केस वो संभालने वाले हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि नील उसका भतीजा है और मैं उसका चाचा हूँ। तब वो रानी से कहते हैं कि अब ये केस जो है वो पर्सनल हो चुका है और उसकी एक गंदी आदत है कि अगर वो किसी के पीछे पड़ता है ना तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। वो बताते हैं कि रिशु भी उन्हें जानता है, कभी रिशु से पूछना कि मोंटू चाचा कौन है। लेकिन फिलहाल तो अभी वो रानी से कॉल हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो घंटों तक किससे बात करती है और तुम जिससे बात करती रहती हो वो अक्सर ट्रैवल एजेंट के पास क्यों जाता है। तब रानी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। तब मोंटू चाचा कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि रिशु जो है वो जिंदा है और वो उन्हें पकड़ कर ही रहेंगे। तो अब जहाँ रानी रहती है उस जगह के आसपास पुलिस वाले बहुत अच्छे से रिशु के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रिशु को भी मालूम चल गया था कि पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। फिर एक दिन रिशु देखता है कि ट्रैवल एजेंट गुड्डू को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। जो उन्हें थाईलैंड पहुंचाने वाला था वो खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया है। तभी पुलिस वाले रिशु को ढूंढते हुए पूनम के यहाँ पहुंच जाते हैं, जो कि रिशु की मकान मालकिन होती है। तभी तुरंत ही पूनम रिशु के पास जाती है और उससे कहती है कि पुलिस वाले तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं, क्या वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं? जिस पर कि पूनम समझ जाती है कि वो कुछ छुपा रहा है। तभी पूनम पुलिस वालों के सामने जाकर कह देती है कि वो इस आदमी को नहीं जानते और पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। पूनम ने पुलिस वालों को शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि पूनम को जो चाहिए शायद अब उसे मिल जाए। तो वहीं रात होते ही रिशु रानी के घर जाता है और वह रानी को सब कुछ बताता है कि वो ट्रैवल एजेंट अरेस्ट हो चुका है। जो उन्होंने भागने का सपना देखा था और जिंदगी का जीने का सपना देखा था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। गुड्डू ट्रैवल एजेंट वाला पकड़ा गया है और मोंटू चाचा उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वो मोंटू चाचा को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। रिशु कहता है कि वह सरेंडर कर देगा और तभी नीचे से एक आवाज आती है जहाँ पर अभिमन्यु खड़ा होता है और अभिमन्यु को देखकर रानी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रिशु से कहती है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढेंगे और वह आराम से निकल जाएंगे। तो अगले फ्राइडे अभिमन्यु और रानी फिल्म देखने जाने वाले थे। अभिमन्यु यहाँ थिएटर के बाहर रानी का इंतजार कर रहा था और तभी रानी वहाँ पहुँच जाती है। रानी को देखकर अभिमन्यु बहुत खुश होता है। रानी वहीं पर अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। अभिमन्यु हैरान रह जाता है। दरअसल यही रानी का प्लान होता है कि वह अभिमन्यु से शादी करके पुलिस वालों को डिस्ट्रैक्ट कर दे। लेकिन ये बात कहीं न कहीं रिशु को अच्छी नहीं लगी थी। उसने रानी को समझाया भी था कि ये सब सही नहीं है। लेकिन अगले 3 दिन के बाद अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है और यहाँ पर रिशु भी मौजूद था। उसे ये सब देखकर बुरा लग रहा था कि वो अपने ही आंखों के सामने अपनी ही बीवी की शादी होते हुए देख रहा है। अब पहले दिन अभिमन्यु रानी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रानी सिर्फ रिशु से प्यार करती है, उसे ही चाहती है, इसीलिए वह अभिमन्यु के साथ फिजिकल नहीं होना चाहती। इसीलिए वो यहाँ पर अभिमन्यु को समझाती है कि उसने अभी सिर्फ उससे शादी की है, अभी वो कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं रखना चाहती क्योंकि अभी वह पूरी तरह से रिशु को भूल नहीं पाई है। तब यहाँ पर अभिमन्यु बताता है कि बचपन में ही उसके सारे परिवार की डेथ हो चुकी थी, तब से ही वह अकेला है। तब से यहाँ पर अभिमन्यु रानी के पास आने की कोशिश तो करता है लेकिन कोई जिद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि एक न एक दिन रानी उसके प्यार में जरूर पिघल जाएगी। और एक रात जो है रानी अभिमन्यु को दिनेश पंडित की बुक के बारे में बताती है जिसकी रानी बहुत बड़ी फैन है। उसने दिनेश पंडित की सारी बुक पढ़ी है लेकिन अभिमन्यु ने उनकी कोई बुक नहीं पढ़ी है। और यहाँ दूसरी तरफ जो है पूनम रिशु के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी और जब वह पास आ रही थी तो दूर से रानी ने देख लिया था। यहाँ पर रिशु जो है वो रानी के पास दौड़ कर आता है और रानी को बताता है कि पूनम जो है उसके पीछे पड़ी हुई है,
उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रानी यहाँ पर रिशु को एक दो बात सुनाकर वापस घर चली जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत सारी शराब पी लेती है और नशे की हालत में अभिमन्यु को सब कुछ बता देती है। जाने अनजाने में उसने अभिमन्यु को यह भी बता दिया था कि रिशु जिंदा है, उससे पूनम प्यार करती है और धोखा तो तुम्हें मिल रहा है। और ये सारी बातें तो अभिमन्यु के डायरेक्ट दिल पर लगी थी। अगली सुबह जब होती है तो अभिमन्यु रिशु से मिलवाने के लिए कहता है रानी को। उसके बाद वो लोग एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पर ये तीनों एक साथ एक झूले पर बैठे होते हैं। अभिमन्यु बताता है कि वह उनकी पूरी तरह से मदद करेगा, उनकी थाईलैंड जाने में मदद करेगा। फिर रिशु पूछता है कि तुम्हें तो धोखा मिला है, उसके बाद भी तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? जिस पर अभिमन्यु कहता है कि रानी का मन कभी न कभी तुमसे भर जाएगा, उसके बाद वह वापस लौटकर मेरे पास आएगी। ये सब सुनने के बाद रिशु को लगता है कि अभिमन्यु कहीं न कहीं ठीक इंसान नहीं है। इसके बाद वो अभिमन्यु की मदद लेते हैं और उसके बाद अभिमन्यु रिशु को एक क्लिनिक ले जाता है, जहाँ पर वह सेफली रह सकता है और पुलिस से बच सकता है। अभिमन्यु कहता है कि 2 दिनों के बाद वो उनके पासपोर्ट्स और टिकट्स का इंतजाम कर देगा और वो उन्हें थाईलैंड पहुँचा देगा। अभिमन्यु के जाने के बाद यहाँ पर पूनम आती है, क्योंकि उसे यहाँ का पता लग चुका था। वो उसका पीछा कर रही थी। उसके बाद रिशु पूनम को किस करता है और उससे कहता है कि वो उससे 1 महीने बाद मिलेगा, जिसके बाद पूनम वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पर लल्लन नाम का एक आदमी आता है। ये कौन है अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और उसके ठीक बाद अभिमन्यु आता है। अभिमन्यु रिशु को खाना देने के लिए आया था और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में रिशु को पता चलता है कि अभिमन्यु जो है वो रानी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है। और अभिमन्यु यहाँ पर रिशु को बताता है कि एक जमीन के सिलसिले में उनकी चाचा से लड़ाई हो चुकी थी, जिसमें उसने अपने चाचा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। साथ ही अभिमन्यु को ये भी मालूम चलता है कि यहाँ पर कोई न कोई तो जरूर आया था। और जब रिशु को मालूम चलता है कि अभिमन्यु ठीक इंसान नहीं है, तब वह उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु रिशु के ऊपर एक भारी चीज गिरा देता है और वहाँ से उसे वहीं पर लॉक करके भाग जाता है। और फिर वो रानी को लेकर यमुना नदी घुमाने के लिए जाता है और रानी से कुछ बातें कहता है। वो कहता है कि आज तक जिन लोगों ने उसे धोखा दिया है उसने उसे कभी माफ नहीं किया है। और साथ ही अभिमन्यु अपने बारे में कुछ और चीजें रिवील करता है। वो बताता है कि उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा है, मतलब यहाँ पर उसने अपनी फैमिली को खुद ही मारा था। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिशु बाहर निकल आया था और रात में अभिमन्यु और रानी जब एक साथ घर में होते हैं तो हम अभिमन्यु के घर में देखते हैं कि बहुत सारी दिनेश पंडित की किताबें रखी होती हैं। इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि अभिमन्यु भी दिनेश पंडित का बहुत बड़ा भक्त है। उसने दिनेश पंडित की सारी किताबें पढ़ रखी हैं। तो प्लानिंग क्या करना है ये दिनेश पंडित की बुक पढ़कर ही रानी किया करती थी। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु ने सारी किताबें पढ़ रखी हैं। अचानक से अभिमन्यु किसी चीज से रानी के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका सर टेबल से जाकर टकरा जाता है। और जैसा कि हमने पहले सीन में देखा था, वो पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां पर वो कह रही थी कि उसका पति उसे मार देगा। और यहाँ पर रानी पुलिस वालों को बता देती है कि रिशु जिंदा है और अभिमन्यु उसे भी मार देगा। रानी ने यहाँ पर मोंटू चाचा को ये भी बता दिया था कि अभिमन्यु ने ही अपने पूरे परिवार को मारा है, वो एक तरह का साइको किलर है। जिसके बाद मोंटू चाचा इंस्पेक्टर किशोर को कॉल करते हैं और वो यहाँ इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्टर किशोर को किसी का कॉल आता है कि यमुना नदी पर 2 लाशें मिली हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाश शायद अभिमन्यु और रिशु की होगी, इसीलिए रानी को यहाँ पर पहचान करने के लिए लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 2 लोग मारे गए हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं, जिसकी वजह से इसे पता नहीं लगाया जा सकता कि ये कौन है। लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु का सूटकेस और पूनम की स्टिक थी, जिसमें तो रानी को पता लग गया है कि ये 2 लोग कौन है, और जिसमें पुलिस वालों को लगता है कि ये सब कुछ रानी की वजह से हुआ है, जिस वजह से वो लोग रानी को अरेस्ट कर लेते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं और उससे बहुत कुछ पूछते हैं। लेकिन रानी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाली थी। तब यहाँ पर मोंटू चाचा जो है वो मीडिया में एक खबर फैला देते हैं कि रानी जो है उसकी बुरी तरह से पिटाई हो रही है। और ये न्यूज़ कहीं न कहीं रिशु ने भी देख ली थी, इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसने कहा था कि वह
अपने आप को सरेंडर करेगा, लेकिन पुलिस वालों को रानी को छोड़ना होगा। उसने कहा था कि आज रात 8 बजे वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए रेलवे ब्रिज पर आएगा, और वो कहता है कि जब रानी उसके पास सही सलामत पहुंच जाएगी तब वह अपने आप को सरेंडर कर देगा। यही सब प्लानिंग मोंटू चाचा ने की। उन्होंने कहा कि जब रिशु अपने आप को सरेंडर करने के लिए रेलवे ब्रिज पर आएगा तो उनकी पुलिस की एक टुकड़ी उसे घेर कर पकड़ लेगी। तो अब रात होती है और रेलवे ट्रैक पर ट्रेन रोककर रिशु अपने आप को सरेंडर करने के लिए आगे आता है, जिसके बाद मोंटू चाचा भी रानी को छोड़ देते हैं अकेले ही रिशु के पास जाने के लिए। रानी जब रिशु के पास पहुंचती है तो वह रिशु से कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी मोंटू चाचा की पुलिस की टुकड़ी उन्हें घेर चुकी थी और उनके पास आ रही थी। उस टुकड़ी में से एक पुलिस वाला जो उनके आगे आता है, और तभी हमें मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु कहता है कि अगर रानी मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी, और वैसे भी वो धोखा देने वालों को छोड़ता नहीं है। यहाँ पर अभिमन्यु ने रानी पर गन तान दी थी, लेकिन तभी अभिमन्यु और रिशु में झड़प हो जाती है, जिस वजह से गन रानी के हाथ में चली जाती है और रानी गन को लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर उसका पैर फिसल जाता है और वह पुल से नीचे लटक जाती है। यहाँ पर रिशु रानी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभिमन्यु तो दोनों को ही यमुना नदी में फेंकने के लिए कोशिश कर रहा था, और यमुना नदी में तो खूनी मगरमच्छ है, यानी कि अगर कोई भी गिरा तो वह जिंदा वापस नहीं आएगा। पर अचानक ही ऐसा कुछ होता है कि वो तीनों ही यमुना नदी में गिर जाते हैं, और तभी पुलिस वहां दौड़कर आती है और कहती है कि अब ये तीनों तो बच ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर खूनी मगरमच्छ घूम रहे होते हैं। फिर सर्च ऑपरेशन टीम को बुलाई जाती है। वो टीम खोजती है, लेकिन यहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं मिलता, और अगर यहाँ पे किसी का नामो निशान था तो वो सिर्फ मगरमच्छ का। तो अब बात यहाँ तक पहुँच आई थी कि ये केस बंद होने वाला था, लेकिन तभी मोंटू चाचा कहते हैं कि ये केस बंद नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इन तीनों के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम चल चुकी थी। वो कहते हैं कि अगर ये तीनों पकड़े जाते तो इन तीनों का अरेस्ट होना तो तय था, लेकिन अगर ये तीनों मर जाते हैं तो ये तीनों एकदम आजाद हैं। वो बताते हैं कि अभिमन्यु के क्लिनिक के सामने वाली शॉप से सीसीटीवी कैमरे से उन्हें एक फुटेज मिली है, जिसमें लल्लन नाम का एक आदमी दिखाई दे रहा होता है, और अभिमन्यु और लल्लन ने मिलकर ही अभिमन्यु की फैमिली को मारा था। उसके बाद जब लल्लन ने अभिमन्यु को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि लल्लन एक दिन उसके क्लिनिक आया था, लेकिन उसके बाद वो कभी मिला ही नहीं, जिसका मतलब है कि लल्लन मारा गया। उसके बाद बात आती है पूनम की। पूनम को भी उसी सीसीटीवी कैमरे द्वारा देखा गया कि वो भी अभिमन्यु के क्लिनिक आई और उसके बाद रिशु से मिली, और वो भी गायब थी। और जो दो लोग मारे गए वो कोई और नहीं बल्कि लल्लन और पूनम थे। और अब क्योंकि अभिमन्यु बायोलॉजी का टॉपर था, तो इसीलिए उसे मालूम है कि इस मर्डर को कैसे दिखाना है। तो डीएनए टेस्ट से तो ये पता चल चुका था कि ये लाश अभिमन्यु और रिशु की तो नहीं है। जिसके बाद अभिमन्यु के घर के सीसीटीवी फुटेज द्वारा उन्हें पता चला कि 7 बजे के आसपास अभिमन्यु और रानी जो है वो अभिमन्यु के घर पहुंचे, और थोड़ी देर बाद यानी 15 मिनट के बाद ही कोई एक और आदमी अभिमन्यु के घर पहुंचा। और उसके बाद 10 बजे के आसपास रानी जो है वो रोते हुए घर से एक अबला नारी की तरह बाहर निकली, और रानी के जाने के बाद अभिमन्यु और रिशु जो है वो स्कूटी से बाहर निकले। तो वो उस समय जब रात में साथ थे तो उनके बीच जरूर न कुछ खिचड़ी पकी है, लेकिन एसीपी सर का मानना था कि वो तीनों यमुना नदी में गिरे हैं तो उन्हें मगरमच्छ ने खा लिया है, इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद कुछ महीने बाद हिमाचल प्रदेश का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रानी को देखते हैं जो कि काफी उदास बैठी है। वो अपने इंसिडेंट को याद कर रही होती है कि जब वो लोग पानी से बाहर निकले तो सिर्फ रानी और अभिमन्यु ही निकल पाए थे, रिशु को तो मगरमच्छ ने खा लिया था। जिसके बाद वो लोग हिमाचल प्रदेश शिफ्ट हो गए, जहाँ पर वो लोग रहने लगे, और वहीं पर रानी बच्चों को पढ़ाती है और अभिमन्यु का एक छोटा सा क्लिनिक है। और जब रानी बच्चों को पढ़ा रही होती है तो उसकी कॉपी में दिनेश पंडित की एक लाइन लिखी होती है, और कहीं न कहीं शायद ये लाइन रिशु की थी। दूसरी तरफ हम बिहार में देखते हैं कि मोंटू चाचा के पास एक बुक पहुंच चुकी थी, जो कि मगरमच्छ की शिकंजा वाली बुक थी, और जिसमें ये भी लिखा था कि इस किताब की सिर्फ 3 कॉपी है, जिसमें से एक उनके पास है। और इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि उन्होंने प्लानिंग कैसे की थी। जब रानी अरेस्ट हुई थी तब 3 दिन में उन्होंने सारा प्लान रेडी कर लिया था। पहली रात को वो यमुना नदी के पास पहुंचे, जहाँ पर वो बहुत सारा मांस लेकर पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम था कि हर 2 किलोमीटर पर मांस पटकने से
से मगरमच्छ उनके पीछे पीछे आता जाएगा और उस जगह से दूर होता जाएगा। इस तरह से उन्होंने तीसरी रात तक मांस फेंक कर इस मगरमच्छ को 12 किलोमीटर दूर तक ले गए, जिससे कि अब सारे मगरमच्छ 12 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे, जिससे कि ब्रिज के आसपास अब कोई भी मगरमच्छ नहीं था। तो प्लानिंग के अनुसार उस रात वो तीनों ही यमुना नदी में कूद चुके थे, क्योंकि वहां पर कोई मगरमच्छ नहीं था, इसलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। उस बुक के लास्ट में लिखा था कि कहानी रोमांचक लगी हो तो अंत उससे भी ज्यादा रोमांचक है, इसीलिए मोंटू चाचा को तोता मैना लवर पॉइंट में बुलाया जाता है। उसके बाद अभिमन्यु के टिफिन से भी एक चिट निकलती है और उसे भी तोता मैना लवर पॉइंट पे बुलाया जाता है, जिसके बाद हमें तोता मैना लवर पॉइंट दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। रानी जो है वो एकदम किनारे पर खड़ी होती है जहाँ पर एक झरना होता है। रानी अभिमन्यु से कहती है कि जब ऋषु की जान गई तब उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी में उसके साथ आगे बढ़ जाएगी। जब वो अभिमन्यु को कुछ बता रही होती है तभी वहाँ पर मोंटू चाचा आ जाते हैं और तब यहाँ पर उस रात के बारे में बताया जाता है। दरअसल उस रात जब रानी और अभिमन्यु साथ में थे तभी वहाँ पर ऋषु अचानक से आ गया था। ऋषु को देखकर रानी का पैर अचानक से फिसल गया, जिस वजह से वो गिर गई और उसका सर टेबल से टकरा गया। उसे होश आने पर फिर उन तीनों ने ही प्लान बनाया यहाँ पे, और यहाँ पर अभिमन्यु ने मगरमच्छ के शिकंजे की किताब के बारे में बताया। उसने कहा कि अगर हम इस बुक के अकॉर्डिंग चले तो हम तीनों ही बच सकते हैं और जान जाने के बाद आजाद भी हो सकते हैं। तो उस रात तीनों ही यमुना नदी में कूदे, जहाँ पर ऋषु को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका एक हाथ नहीं था, उसे तैरने में दिक्कत हो रही थी। अभिमन्यु ने मौका देखकर मगरमच्छ को आते हुए देखा और ऋषु का नकली हाथ खोल दिया, जिस वजह से ऋषु को मगरमच्छ ने खा लिया और अभिमन्यु और रानी बाहर आ गए। और रानी को यहाँ पर लगा था कि इसमें अभिमन्यु की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब उसे पता चला है कि सारी गलती अभिमन्यु की थी। उसके बाद रानी अभिमन्यु से कहती है कि अगर वो ऋषु की ना हो सकी तो वो किसी की नहीं होगी। उसके बाद वो वहाँ झरना से ही कूदकर अपनी जान दे देती है। अब यहाँ पर रानी के कूद जाने के बाद मोंटू चाचा ने अभिमन्यु को अरेस्ट कर लिया था और वो उसे फ्लाइट से वापस ले जाने वाले थे। तभी अभिमन्यु हंसता हुआ कहता है कि उन्हें उसकी लाश नहीं मिली होगी, यानी अभिमन्यु जानता है कि रानी की लाश उन्हें नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मगरमच्छ आ रहा था तो ऋषु ने नकली हाथ को उसके मुंह में लगा दिया था और ऋषु वहाँ से बचकर पानी से निकलकर भाग जाता है। और उस दिन बच्चे के कॉपी में जो दिनेश पंडित की लाइन लिखी थी वो ऋषु ने ही लिखी थी, क्योंकि ऋषु अभी जिंदा है। फिर बाद में मालूम चलता है कि रानी जो वहाँ से कूदी थी वो मरी नहीं थी, वो वहाँ से बच गई थी और फिर झरने के द्वारा निकलकर वो किनारे पर आ जाती है और वहीं कोने पर उसे ऋषु मिलता है और एक बार वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। जब अभिमन्यु मोंटू चाचा के साथ वापस आ रहा था तब वहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। वहाँ पर ये मालूम चलता है कि दिनेश पंडित कोई और नहीं अभिमन्यु के पिताजी हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया मज़ेदार कहानी और स्टोरी और मूवी के साथ।